rural livelihoods. So this is the last section of the chapter rural livelihood, and basically this is the conclusion of the whole chapter. So we have studied the stories of different people. We studied the story of तुलसी, हमने शेखर की कहानी पढ़ी, हमने रामलिंगम की कहानी पढ़ी, फिर अरुणा एंड परिवेलन की कहानी पढ़ी. तो हमने देखा कि किस तरह गांव में लोग जो है वो अलग अलग तरीके से अपना जीवन चलाते हैं. एंड गांव में रहने वाले लोग सिर्फ खेती पर ही डिपेंड नहीं होते, वो खेती के अलावा जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होती हैं वो उन्हें भी करते हैं. सो एक रूरल एरिया में लोग फार्मिंग एक्टिविटीज को में भी इन्वॉल्व रहते हैं और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहते हैं. फार्मिंग एक्टिविटीज मतलब कि जैसे खेती करना, क्रॉप्स उगाना, ठीक है, अलग अलग क्रॉप्स को उगाते हैं लोग. और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जैसे कि फिशिंग हो गया, बास्केट्स वगैरह बनाना, फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा करना, तो ये सभी एक्टिविटीज पे लोग डिपेंड रहते हैं. अब कोई भी काम जो है वो आसान नहीं होता, उनको करने के लिए, पूरा काम करने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है और अलग अलग प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है. तो ऐसे ही अगर हम बात करें फार्मिंग की, तो जब खेती करते हैं, जब कोई फसल उगाते हैं, तो उनमें बहुत अलग अलग तरह के काम करने होते हैं. सो सबसे पहले क्या होता है, प्रिपेयरिंग द लैंड. तो जिस जमीन पे हम फसल उगाएंगे उसको सबसे पहले तैयार करना होता है फसल उगाने के लिए, ताकि उसमें आसानी से बीज वगैरह उगाए जा सके. उसके बाद सोइंग, जब हम जमीन तैयार कर लेते हैं, लैंड को प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद उसमें बीज उगाते हैं, उसे सोइंग कहते हैं. उसके बाद वीडिंग. वीडिंग क्या होता है कि जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो एकदम फालतू हैं प्लांट्स, उनको निकालने के प्रोसेस को हम कहते हैं वीडिंग, उनको हटाने के प्रोसेस को. तो जब पौधे जो हैं, जब फसल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो उनके साथ फालतू जो घास फूस है वो भी उग जाती है, तो उसको भी हटाना रहता है. एंड फाइनली जब क्रॉप जो है वो पक जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उसके बाद उसको हार्वेस्ट करना होता है, उसकी कटाई करनी होती है. तो इस तरह फसल जो है वो तैयार होती है. और उसके बाद भी, हार्वेस्टिंग के बाद भी काफी सारे प्रोसेस होते हैं ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मिल सके. अब खेती करने के लिए हम पूरी तरीके से नेचर पे डिपेंड होते हैं, ठीक है. जैसे कि अब जमीन चाहिए हमें, हवा में तो फसल उगेगी नहीं, तो इसलिए जमीन चाहिए. उसके बाद बहुत सारे लोग आज भी बारिश पर डिपेंड होते हैं कि बारिश आ जाती है तो फिर फसल उसी टाइम में उगाई जाती है. तो इसीलिए जो खेती बाड़ी की जो लाइफ है वो पर्टिकुलर सीजन्स के आसपास ही रिवॉल्व करती है, ठीक है. जैसे कि मैंने बारिश वाले मौसम की बात की, तो बारिश वाले मौसम में क्या होता है, अब क्रॉप उगेगी तो उसके लिए पानी तो चाहिए ही चाहिए. तो लोग क्या करते हैं, बारिश वाले मौसम के टाइम पर अपनी फसल उगाते हैं. वैसे तो अब इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह भी हो गई हैं, तो जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, इरिगेशन वगैरह, तो वहां पे लोग पूरे साल क्रॉप उगाते हैं. वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही सिर्फ डिपेंड नहीं रहते. बट जहाँ पे लोगों के पास अभी भी वो फैसिलिटीज नहीं है, जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर ट्यूबवेल्स वगैरह नहीं है, तो वहां पे लोग आज भी बेसिकली रेन पर ही डिपेंड होते हैं. और इसलिए उनकी लाइफ जो है कुछ सर्टेन सीजन्स के अराउंड ही रिवॉल्व करती है. अब जो फार्मर्स होते हैं वो लोग, ऐसा नहीं है कि पूरे साल बिजी रहते हैं और इक्वली बिजी रहते हैं. जो एकदम शुरुआत वाला टाइम होता है, बीज उगाने वाला टाइम होता है, उस टाइम बेसिकली वो थोड़े बिजी रहते हैं. और उसके बाद हार्वेस्टिंग वाले टाइम पे वो बिजी रहते हैं. तो मतलब सोइंग एंड हार्वेस्टिंग वाले टाइम पे वो ज्यादा बिजी रहते हैं, और उसके अलावा जो टाइम है उसमें वो इतने बिजी नहीं रहते. अब अलग अलग रीजन्स की अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, अलग अलग जियोग्राफिकल फैक्टर्स उन्हें अफेक्ट करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि पूरे देश में सिर्फ एक ही तरह की फसल उगाई जाती है. तो अलग अलग जगह पर लोग अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, ठीक है. रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स. तो वो अपने एरिया के हिसाब से वो अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. बट भले ही वो क्रॉप्स अलग अलग ग्रो करते हैं, बट फिर भी उनकी लाइफ की जो सिचुएशंस हैं, उनके जो रहने का तरीका है, उसमें काफी सारी सिमिलरिटीज हमें नजर आएंगी, ठीक है. अब गांव में रहने वाले लोग किस तरह सरवाइव करेंगे, किस तरह वो कमाएंगे, कितना कमाएंगे, वो किस पे डिपेंड करता है. वो डिपेंड करता है कि कितनी लैंड उनके पास है, कितनी लैंड पे वो कल्टीवेट कर रहे हैं. मतलब एक फार्मर की अगर हम बात करें तो किस तरह की उसकी लाइफ होने वाली है, वो टोटली किस पे डिपेंड करता है, उसकी लैंड पर. उसके पास कितनी लैंड है, वो कितनी लैंड को कल्टीवेट कर रहा है. तो जिसके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है तो उसको दूसरों के खेतों पर जाके काम करना पड़ता है एज लेबरर. जिसके पास थोड़ी जमीन है तो वो या तो सिर्फ अपने लिए ही उगा पाता है, वो इतना सफिशिएंट नहीं उगा पाता कि वो मार्केट में जाके बेच सके. और अगर बड़े फार्मर्स होते हैं तो वो तो काफी सारा कमा लेते हैं, वो तो इतना उगा भी लेते हैं कि वो घर के लिए भी बचा पाए, और वो इतना भी और एक्स्ट्रा भी हो जाता है उनका ताकि वो उसे बेच पाए.
सो ज्यादातर जो फार्मर्स हैं वो अपने लिए भी उगाते हैं और उसको बेचने के लिए भी उगाते हैं। एक तरह से वो मिडिल फार्मर्स हैं, मतलब वो ना ही ज्यादा इतने गरीब हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही उगा पाते हैं, वो लोग इतना भी उगा लेते हैं कि वो उसको सेल कर पाए। बट प्रॉब्लम क्या आती है, कुछ लोगों को सिर्फ ट्रेडर्स को ही बेचना पड़ता है जिनसे उन्होंने लोन लिया है, जिनसे उन्होंने पैसा उधार लिया है। तो क्या होता है कि वो लोग उतना सफिशिएंट अपने लिए भी उगा लेते हैं और इतना भी उगा लेते हैं कि वो ताकि बेच पाए। बट बेचते किसे ही है वो, और ऐसा नहीं कि हर एक कोई बेचता है ट्रेडर्स को, वही लोग बेचते हैं ट्रेडर्स को अपना माल जिन्होंने ट्रेडर से उधार लिया है, तो वो लोग अपना ट्रेडर्स को बेचते हैं। बहुत सारी फैमिलीज को पैसा बोरो भी करना पड़ता है अपना काम करने के लिए। जैसे हमने सेकर की कहानी पढ़ी थी, तो उसको बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, तो बेसिक चीजों को खरीदने के लिए उसे ट्रेडर से लोन लेना पड़ा था। तो इसी तरह बहुत सारे लोगों को लोन लेना पड़ता है अपने काम को करने के लिए। या फिर जैसे हमने अरुणा एंड परिवेलन वाली कहानी पढ़ी थी कि जब बीच में 4 महीने वो लोग फिशिंग करने नहीं जाते, मछलियां पकड़ने नहीं जाते, तब उनके पास कोई काम नहीं रहता, तो फिर उन्हें ट्रेडर से उधार लेनी पड़ती है। तो या तो जब उनके पास कोई काम नहीं है तब उनको लोन लेना पड़ता है, या फिर अपने काम को करने के लिए उनके पास जब सफिशिएंट मनी नहीं होता तब भी उन्हें लोन लेना पड़ता है। और रूरल एरियाज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सभी लोग गरीब हैं, सिर्फ लोन लेना पड़ता है। तो जैसे हमने रामलिंगम की कहानी पढ़ी थी, ऐसे भी लोग होते हैं जो कि बड़े बड़े जो लैंड एरिया है उनको कल्टीवेट करते हैं, उनके पास काफी ज्यादा जमीन होती है, उसके साथ साथ उनके अपने बिजनेस भी होते हैं और वो अदर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह के लोग भी रूरल एरियाज में देखने मिलते हैं। बट हमारे जो स्मॉल फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, फिशिंग फैमिलीज हैं, क्राफ्ट पर्संस हैं, तो इन सभी को ऐसा नहीं होता कि पूरे साल लगातार काम मिलता है। दे डू नॉट फाइंड इनफ वर्क टू कीप देमसेल्व्स एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर। मतलब उन्हें इतना काम नहीं मिल पाता कि उनके पूरे साल वो लोग को काम मिले, मतलब पूरे साल वो इंगेज रहे, ऐसा नहीं होता। जैसे कि लेबरर की बात करें तो लेबररों को जो बड़े फार्मर्स हैं वो कब बुलाएंगे, बेसिकली सोइंग के टाइम पे बुलाएंगे जब ज्यादा काम होता है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे बुलाएंगे, बीच में वीडिंग करने के लिए बुला लेंगे। बट बाकी दिन ऐसा नहीं है कि हर एक दिन उनके पास काम करने के लिए है। तो जब काम करने के लिए नहीं होता है तो या तो उन लोगों को और कहीं दूर दूर इलाकों में जाना पड़ता है काम ढूंढने के लिए, या फिर लोन लेकर अपना घर चलाना पड़ता है। तो इस तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है लोगों को। So with this we come to the end of our chapter number 8 of class 6 civics. I hope this video helped you, and if you like this video please give it a thumbs up and please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. Please share this with your friends. So we will meet in the next video. Till then, keep working hard, keep smiling, and take care of yourself and your family. Bye bye.